अब बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के बाद हम लोग मेंस में लग चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी मेंस की तैयारी शुरू कर दिए होंगे। और ये नियम भी है कि पीटी का परीक्षा समाप्त होने के पश्चात तुरंत बाद ही मेंस में लग जाना चाहिए, बिना पीटी का रिजल्ट का इंतजार किए बिना। और आप अपना काम करते रहिए, प्री के समय में प्री और मेंस के समय में मेंस करते रहिए, टेस्ट सीरीज देते रहिए, क्वेश्चन को देखते रहिए और उसको एनरिच करते रहिए, और रिजल्ट इसी प्रकार से होता है। मैं तपस्या मैनेजमेंट का भी धन्यवाद दे देता हूं, उन्होंने मुझे मेंस के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालने के लिए आप लोगों के समक्ष उपस्थित किया है। चलिए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और हम लोग क्या गलतियां करते हैं और किस प्रकार उसको हम लोग बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एक प्रश्न देखते हैं जो कि आपको पिछले परीक्षा में पूछे गए हैं, और देखिए प्रश्न का नेचर किस प्रकार का है। पेपर 2 में पॉलिटी का चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और हम लोग उसी से प्रारंभ करते हैं। प्रश्न का नेचर हम लोग देखते हैं किस प्रकार का है। क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के उस बुजुर्ग के समान है जो सभी प्राधिकार रखता है। किंतु यदि घर के शैतान युवा सदस्य उसकी न सुने तो वह कुछ भी प्रभावी प्रश्न आपका यही है, और प्रश्न पूछने के अंदाज से पता चलता है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। 66th बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया है। अब 66th बीपीएससी में पॉलिटी से आपका ये प्रश्न पूछा गया है। निश्चित रूप से प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, और इसमें आप ये देखिए कि आपका प्रश्न जो है मुख्य रूप से राष्ट्रपति के संबंध में पूछा जा रहा है, जो कि आपको इसके शब्दों के चयन से पता चलेगा। राष्ट्रपति की भूमिका उस बुजुर्ग के समान है। अब भारतीय परिप्रेक्ष्य में बुजुर्ग का क्या स्थान परिवार में है, समाज में है, ये हमें अच्छी तरह पता है। उसी से कंपेयर किया गया है।
जो सभी प्राधिकार रखता है, जो सभी प्राधिकार रखता है, जो प्राधिकार संविधान सम्मत हैं, जो संविधान ने उन्हें दिया है और अभ्यास में भी है। किंतु यदि घर के शैतान युवा सदस्य, अब घर के शैतान युवा सदस्य उसकी न सुने तो वह कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकता है। तो इन शब्दों पे हम प्रकाश डालेंगे और समझेंगे कि इसके पीछे क्या परिप्रेक्ष्य है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि प्रश्न का उत्तर करते समय एक मॉडल फ्रेमवर्क आपके दिमाग में स्पष्ट रूप से होना चाहिए कि उस प्रश्न का क्या क्या कंटेंट हो सकता है। वह कंटेंट आपको पठन पाठन के दौरान विकसित होता है, जो आपके अभ्यास में रहता है, आपके मेमोरी में रहता है, और उन्हीं चीजों को क्रमबद्ध तरीके से संजोना होता है। अब हम इसके संदर्भ में देखेंगे कि इसके संदर्भ में हम लोग पठन पाठन से जुड़ी हुई क्या चीजें हैं, क्या पढ़ते हैं हम लोग, तो उन चीजों पे फोकस करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो आप इसमें ये देखें कि आंसर राइटिंग जब आप शुरू करते हैं तो राष्ट्रपति के संदर्भ में है। अब राष्ट्रपति के संदर्भ में है तो राष्ट्रपति के संदर्भ में हम दो आर्टिकल को मिला के यदि देखते हैं, आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह अपने स्वयं अथवा अपने अधीनस्थों के माध्यम से कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करेगा। अब आर्टिकल 53 हम लोग जब राष्ट्रपति पढ़ते हैं तो सबसे पहले आर्टिकल 53 ही पढ़ते हैं। आर्टिकल 53 के पश्चात राष्ट्रपति में हम लोग एक चीज और देखते हैं कि राष्ट्रपति को सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होता है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उन्हें सलाह देता है एवं अन्य कार्य राष्ट्रपति उसके माध्यम से करते हैं। तो आर्टिकल 74 अब आप देखिए इसमें दो महत्वपूर्ण आर्टिकल है जिसका उल्लेख हम लोग करेंगे। पहला चीज तो यह है आपका कि आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित किया जाता है। दूसरा आर्टिकल 74 को आप देखेंगे कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है या मंत्रिपरिषद कार्य करती है। अब इसी के माध्यम से आप देखें भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के उस बुजुर्ग के समान है जो सभी प्राधिकार रखता है। प्राधिकार हम किसे दे रहे हैं? प्राधिकार हम बुजुर्ग को अर्थात राष्ट्रपति को दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके साथ ही हम एक और आर्टिकल उसमें जोड़ रहे हैं कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद होगा। तो हम जब राष्ट्रपति चैप्टर पढ़ते हैं या विद्यार्थी पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, तो इन आर्टिकल का प्रयोग हम लोग सबसे ज्यादा करते हैं। तो अभी इन्हीं दोनों को क्रमबद्ध रूप से हमको आंसर में लिखना है। तो आर्टिकल 53 से आप ये दर्शाएंगे, 74 से आप दर्शाएंगे कि राष्ट्रपति अकेला नहीं है बल्कि उसकी सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है और वास्तव में मंत्रिपरिषद के रूप में ही जो सलाह दिया जाता है उसके अनुसार वो कार्य करते हैं। तो प्रभावी नहीं कर सकता है यदि घर के शैतान युवा सदस्य उसकी न सुने तो। मतलब संसद के प्रति जवाबदेह बनाया गया है मंत्रिपरिषद को। अब संसद के प्रति जवाबदेह होने के कारण
जो चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं और उनसे मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है, तो उसकी जवाबदेही है कि जनता की आकांक्षाओं के ऊपर वो खरा उतरें और उसके अनुसार कार्य करें। तो निश्चित रूप से यह लोकतंत्र का सम्मान है और लोकतंत्रीय व्यवस्था में ये महत्वपूर्ण भी है। अब इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट जो बिंदु हम लोग इसमें चर्चा करेंगे वो देखिए राष्ट्राध्यक्ष के रूप में हम लोग चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति हमारे राष्ट्राध्यक्ष होते हैं या किसी भी राष्ट्र में एक राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। ये राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं भारत में और अमेरिका में दोनों में राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों के स्वरूप में अंतर है, क्योंकि ब्रिटिश शासन हम लोगों के भारतीय इतिहास का एक अभिन्न पार्ट रहा है और उसी के दौरान संवैधानिक विकास भी हुआ है और संसदीय प्रणाली भी हमने वहीं से अडॉप्ट किया है, सीखा भी है। तो भारतवर्ष में जो ब्रिटिश महारानी की भूमिका है राष्ट्राध्यक्ष के रूप में, ब्रिटिश महारानी की भूमिका कमोबेश उसी तरह हमने राष्ट्राध्यक्ष का भी सम्मान करते हुए उस पद को रखा है, जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति कार्यपालिका की शक्तियों का उपयोग करते हैं। तो ये राष्ट्राध्यक्ष के रूप में हम दर्शा सकते हैं कि हम भारत के राष्ट्रपति राष्ट्र के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, और किंतु अमेरिका के राष्ट्रपति के भांति वो उतने शक्तिशाली नहीं है जितना उनको होना चाहिए। यह प्रश्न में जो पूछा गया है उन चीजों से थोड़ी सहमति हम इस बिंदु से हम लोग उठा के दर्शा सकते हैं कि हाँ, उस पर हम लोग सहमति दर्शा सकते हैं। अब अगला बिंदु हम लोग देखते हैं। अगला बिंदु हम लोग उत्तरदायित्व के रूप में लेते हैं। उत्तरदायित्व का जो बिंदु है यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब उत्तरदायित्व हम लोग यदि लें तो मंत्रिपरिषद को संसद के प्रति जवाबदेह बनाया गया, उत्तरदायी बनाया गया है, और संसद के सदस्यों का चुनाव जो होता है वो जनता लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अपने मतों के द्वारा करती है। तो अल्टीमेट लोकतंत्र में हम जनता के आकांक्षाओं प्रतिबिंब को हम लोग आगे रखते हैं और उसकी भावनाओं के अनुरूप ही हमारे सरकार का क्रियान्वयन होता है। उत्तरदायित्व के महत्वपूर्ण रूप में हम लोग रख सकते हैं मंत्रिपरिषद जो होता है संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, और चूंकि राष्ट्रपति का पद जो है हमारा जनता द्वारा सीधे तौर पर निर्वाचित नहीं है, इसलिए हम लोग इस चीज को मान सकते हैं कि हमने राष्ट्रपति को राष्ट्राध्यक्ष के रूप में सम्मान तो दिया, अधिकारिता तो प्रदान किया है, लेकिन वो संवैधानिक प्रधान के रूप में होते हैं। संवैधानिक प्रधान हम कह सकते हैं, औपचारिक प्रधान कह सकते हैं, लेकिन वो मंत्रिपरिषद की सलाह मानेंगे और इस तरह का प्रावधान इसमें किया गया। तो इस चीज को उत्तरदायित्व के रूप में भी आप दर्शा सकते हैं कि उत्तरदायित्व के आधार पे घर के बुजुर्ग का जो सम्मान होता है वो बिल्कुल किया गया है, किंतु जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह पे किए जाते हैं और बहुत प्रभावी कदम नहीं उठा सकते हैं। अगला बिंदु हम लोग आते हैं। अब अगले बिंदु से हम लोग ये देखते हैं कि किस प्रकार से राष्ट्रपति के रूप में भी और महत्वपूर्ण शक्तियां
उन्हें प्रदान की गई है। लोकसभा का निर्वाचन जब हो जाता है, लोकसभा निर्वाचन होने के पश्चात जब सरकार बनाने की बारी आती है, तो सरकार बनाने के लिए आमंत्रण, ये एक महत्वपूर्ण क्रियाविधि है। ये शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति को एक महत्वपूर्ण शक्ति ये प्राप्त है कि वो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए, सरकार बनने के लिए वो किसको आमंत्रित करे। हालांकि इसमें संवैधानिक उपबंध किए गए हैं, जो संवैधानिक मान्यता और उपबंधों के अधीन ही उन्हें कार्य करना है, तो वो बिल्कुल कार्य करते हैं। और उसमें आधे से अधिक सदस्य, जो बहुमत प्राप्त सदस्य होते हैं या जो नेता होते हैं, उन्हें आमंत्रित करना राष्ट्रपति का दायित्व है। किंतु वैसी स्थिति में राष्ट्रपति को यहां विशेष अधिकार प्राप्त हो जाता है या ज्यादा पावर मिल जाता है जब किसी एक दल या एक नेता को बहुमत की स्थिति प्राप्त नहीं हो। इस प्रकार हम यहां कह सकते हैं कि सरकार बनाने के लिए जब आमंत्रित करना होता है, तो उस स्थान पर राष्ट्रपति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, गंभीर भूमिका हो जाती है, और उन्हें ऐसे ही लोगों का चयन करना होता है जो कि सरकार बना सके। तो यहाँ पे हम ऊपर की बातों से सहमत बिल्कुल पूरी तरह नहीं हो सकते हैं कि वह कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकते हैं। अब हम प्रीवियस स्क्रीन लेते हैं। इसमें था कि कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकते हैं। इस चीज का हम लोग खंडन करेंगे, खंडन कर सकते हैं इस प्रश्न के उत्तर लिखने के क्रम में कि कहां हम खंडन कर सकते हैं, प्रभावी नहीं कर सकते हैं। इस चीज का हम लोग खंडन इस रूप में करेंगे कि सरकार बनाने की जो शक्ति है उसके लिए आमंत्रित करना, इस रूप में राष्ट्रपति महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं, और इस रूप में उन्हें प्रभावी कार्य करने के लिए भी शक्ति दी गई है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, एक अध्यादेश की शक्ति है जो आर्टिकल 123 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति के रूप में अध्यादेश की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति दी गई है संविधान के द्वारा आर्टिकल 123 के माध्यम से, यह राष्ट्रपति को दी गई है। जब संसद के दोनों सत्र नहीं चल रहे होते हैं, उस समय में आवश्यक विधि विधान की जब अनिवार्यता होती है, आवश्यकता पड़ती है, तो राष्ट्रपति को वह अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, जो पूरी तरह से संसद द्वारा पारित अधिनियम एक्ट की तरह ही उसका प्रभाव भी होता है और वो कार्य भी करता है। अब इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से घर के बुजुर्ग को ये बृहद पावर मिला हुआ है। जो संसद जिस प्रकार से कार्य करती है, वो राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश पूरी तरह वही कार्य करता है। इस रूप में इसकी शक्ति या गरिमा किसी भी रूप में कम प्रतीत नहीं होती है, या हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के रूप में वह बहुत ही सीमित अधिकार, सीमित कार्य कर सकते हैं। ये बहुत ही बृहद कार्य है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप इसमें एक चीज और दर्शा सकते हैं कि अध्यादेश की जो शक्ति होती है, जब राष्ट्रपति को समाधान हो जाता है कि नहीं अध्यादेश लगाया जा सकता है, तो उसकी न्यायिक पुनरीक्षा भी नहीं हो सकती है। न्यायिक पुनरीक्षा से भी वो चीज परे है। आगे उसका भी आप उल्लेख कर सकते हैं। अध्यादेश का पुनरीक्षा से परे होना, यह भी इस चीज को दर्शाता है कि राष्ट्रपति की अधिकारिता सीमित नहीं बल्कि व्यापक है, वह भी प्रभावी कार्य कर सकते हैं। छठा बिंदु। अब नेक्स्ट स्क्रीन हम लोग लेते हैं।
राष्ट्रपति की वैसी शक्तियों का हम लोग उल्लेख करेंगे जहाँ पे उसकी प्रभावशीलता दिखती है, और वैसी भी शक्तियों का हम लोग उल्लेख करेंगे जहाँ पर कि वो सीमित नजर आते हैं या शक्तियाँ कमजोर नजर आती है। उसमें एक कड़ी और है जहाँ पर राष्ट्रपति की शक्तियाँ बृहद रूप में दिखती है, न्यायिक शक्तियों का प्राप्त होना। न्यायिक शक्तियां प्राप्त होना ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, चूंकि न्यायपालिका अलग विंग के रूप में कार्य करती है, और इसके बावजूद राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां प्राप्त होना, जिसमें कि आपको क्षमा, लघुकरण, परिहार, मैं यहां उल्लेख कर देता हूं, क्षमा, लघुकरण, परिहार, क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन। इसको हम लोग संक्षिप्त में एक लाइन में ही उल्लेख कर देंगे, चूंकि सबका अलग अलग उल्लेख करना क्वेश्चन के हिसाब से उचित नहीं है। तो राष्ट्रपति को जो न्यायिक शक्तियां हैं, जिसमें आपको क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन है, इन सब चीजों का आप उल्लेख कर सकते हैं कि न्यायिक शक्तियों के रूप में राष्ट्रपति को एक बृहद शक्ति मिली हुई है, जिसका प्रयोग वो समय समय पे करते हैं। इस प्रकार से हम ये दर्शा सकते हैं कि राष्ट्रपति को शक्तियां बृहद रूप में मिली हुई है, उसका प्रयोग भी करते हैं। वो बहुत ही सीमित या सिर्फ मुखौटा हम लोग नहीं कह सकते हैं, या सिर्फ औपचारिक प्रधान ही नहीं कह सकते हैं। अगला एक महत्वपूर्ण बिंदु है, आठवां बिंदु के रूप में या अगला बिंदु के रूप में आप लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मंत्रिपरिषद कार्य करती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। यदि कहीं इस बात का उल्लेख है आर्टिकल 74 में कि मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति कार्य करेंगे, तो यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मंत्रिपरिषद का जीवन रहता है या वो कार्य करते हैं। हालांकि चेक एंड बैलेंस को हर जगह अपनाया गया है, इसमें भी ये चीज उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्रियों का शपथ ग्रहण होता है या फिर उन्हें रखा जाता है या हटाया जाता है। तो किंतु जो मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करेंगे, उनका जीवन भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर ही निर्भर करता है। ये चीज भी उल्लेखनीय है, आप इसका उल्लेख कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसके रूप में राष्ट्रपति का पद महत्वपूर्ण हो जाता है, जो वो कार्य करते हैं वो महत्वपूर्ण हो जाता है। और अभ्यास में भी कई बार वो चीज दिखा है, जब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सारे प्रस्तावों के होते हुए भी राष्ट्रपति ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जैसे कि पॉकेट वीटो। उसी से निकलकर ये कॉन्सेप्ट आता है पॉकेट वीटो। आप पॉकेट वीटो की चर्चा कर सकते हैं। मंत्रिमंडल के द्वारा जो भी प्रस्ताव भेजे जाते हैं, वह उसी के अनुसार राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं तो वो क्रियान्वित होता है। लेकिन इसमें यह भी प्रावधान है कि राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को वह चीज भेज सकते हैं। अब संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद चूंकि संसद के प्रति उत्तरदायी है, तो इसमें यह भी प्रावधान है कि पुनर्विचार एक बार भेजने के बाद यदि दोबारा मंत्रिमंडल उसी प्रस्ताव को भेजते हैं तो राष्ट्रपति वो मानने के लिए बाध्य हैं। लेकिन कई राष्ट्रपतियों ने इस रूप में बहुत ही बेहतर कार्य किया है और उस कार्य को दर्शाया भी है कि पुनर्विचार करने की शक्ति का प्रयोग उन्होंने कई बार किया है और उसके आलोक में अच्छे और महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि
किसी भी मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिए भेजने की शक्ति जो है ये मायने रखती है। और इस रूप में 1997 में और 98 में श्री के.आर. नारायण साहब ने यूपी और बिहार के मामले में भी इस शक्ति का प्रयोग किया था। और वहाँ पे उन्होंने 98 में मंत्रिमंडल ने एक बार प्रस्ताव भेजा था बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए, तो फिर उन्होंने क्या किया कि उसे न मानते हुए पुनर्विचार के लिए भेज दिया। पुनर्विचार के लिए जब भेज दिया गया तो वो चीज़ जो है मंत्रिमंडल ने उसे यथावत छोड़ दिया और पुनः दोबारा नहीं भेजा। तो इससे क्या हुआ कि 1998 में जब राष्ट्रपति शासन लग सकता था तो वो नहीं लग पाया, और इसके लिए राष्ट्रपति ने अपने पुनर्विचार की शक्ति का प्रयोग किया, जो मायने रखता है कि राष्ट्रपति के द्वारा लिए गए निर्णय भी लोकतांत्रिक इतिहास में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बहुत ही महत्व के होते हैं, और उसको हम लोग किसी भी तरह से सीमित नहीं कर सकते हैं, कमतर नहीं आंक सकते हैं। इन चीज़ों को आप इस बिंदु के साथ डील कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि पुनर्विचार के रूप में राष्ट्रपति ने जो पूर्व में निर्णय लिए हैं वो मायने रखते हैं, और इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती मिलती है। पॉकेट वीटो के बारे में हम लोग चर्चा नहीं कर पाए। पॉकेट वीटो तो कोई प्रस्ताव यदि है तो उसको चाहे तो वो न पुनर्विचार के लिए भेजे, न उस पर सहमति दे, बल्कि उसे अपने पॉकेट में रख ले या अपने दराज में रख दे, मेज में रख दे और उसको छोड़ दिया जाए। यह भी एक प्रकार से किसी भी मुद्दे को रोकने का एक तरीका होता है। पूर्व में भी कई राष्ट्रपतियों ने, यानी जेल सिंह ने, इस पॉकेट वीटो का प्रयोग किया है, और कई सारे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अच्छा कार्य किया है। और इस रूप में वो न सिर्फ मंत्रिमंडल के जो प्रस्ताव हैं या उनके निर्णय उनके भरोसे नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अपने से भी बहुत सारे निर्णय लिए हैं, बहुत सारे चीज़ें की है जो राष्ट्र के लिए, देश के लिए एक नज़ीर की तरह है, और वो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को हमेशा से बल देते हुए नजर आया है। तो हम लोग निष्कर्ष में अब इस चीज़ को हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से लोकतांत्रिक राष्ट्र भारत में जो संविधान निर्माण हुआ उसमें जनता के चुनी हुई संसद को अधिक शक्ति दी गई, और मंत्रिपरिषद को संसद के प्रति उत्तरदायी बनाया गया, और ज़्यादा बृहद शक्ति दी गई है राष्ट्रपति के मुकाबले, और राष्ट्रपति उनको उनकी निर्णयों को, प्रस्तावों को मानने के लिए बाध्य हैं एक तरह से। लेकिन जो कार्यरूप प्रस्तुत किए गए हैं राष्ट्रपतियों के द्वारा और जो प्रावधान किए गए हैं जिसका उल्लेख ऊपर में किया गया है, इन सब का उल्लेख करते हुए आप बता सकते हैं कि यदि राष्ट्रपति चाहे तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में निर्वहन कर सकते हैं एवं अच्छे निर्णय लिए जा सकते हैं। इस पर कोई भी तरह की रोक नहीं है। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न जो है ये पूरा होता है। तो प्रश्न के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि चीज़ें लगभग हमारे आसपास रहती हैं, चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं और प्रश्न के अनुरूप हम लोग उसका जवाब देने का प्रयास करते हैं। तो आप निष्कर्ष में इन चीज़ों को, निष्कर्ष जब लिखेंगे तो इस चीज़ को लिखेंगे चेक एंड बैलेंस तो निश्चित रूप से दिया गया है, किंतु निर्णय लेने की शक्ति भी मौजूद है, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति अपने विवेक से या अपने व्यक्तित्व के अनुसार भी करते रहे हैं। हम लोग पहले स्क्रीन पे आते हैं। भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के उस बुजुर्ग के समान है जो सभी प्राधिकार रखता है, किंतु यदि घर के शैतान युवा सदस्य उसकी न सुने तो वह कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकता है। तो प्रश्न के अनुरूप हम लोगों ने जो बिंदु बताए हैं, मैं एक बार फिर से उसका विश्लेषण कर देता हूं, बता देता हूं। आर्टिकल 53 और 74 को आप लोग इसका मूल्यांकन के तौर पे आप लोग कर सकते हैं कि शक्ति भी दी गई है और उसको चेक एंड बैलेंस के रूप में भी रखा गया है। ये हमने चर्चा कर दिया। इसके बाद राष्ट्राध्यक्ष के रूप में जो उन्हें शक्ति प्राप्त है, जो उनका स्थान है वो महत्वपूर्ण है। और हाँ, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति की भांति वो सभी निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। इस चीज़ का भी आप उल्लेख कर सकते हैं। तो हर एक बिंदु में हम लोग जो है
प्रश्न में जो पूछा गया है उस चीज का उल्लेख करते आएंगे और दर्शाते आएंगे कि नहीं, दोनों चीजें हैं, संतुलन भी है, शक्ति भी है, तो संतुलन भी स्थापित किया गया। ये हमारे संविधान का प्रयास है कि संविधान किसी को न बड़ा बनाई है न छोटा बनाई है, बल्कि शक्तियों का सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया गया है। उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत है मंत्रिपरिषद संसद के प्रति है, और जनता द्वारा हमारे राष्ट्रपति निर्वाचित सीधे नहीं होते हैं, तो उस रूप में वहां भी महत्वपूर्ण सामंजस्य बैठाया गया है। सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के समय भी पावर दिया गया है। अध्यादेश की शक्ति है आर्टिकल 123, तो इसका उल्लेख करके आप दर्शा सकते हैं कि राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण शक्ति दी गई है, किंतु चेक एंड बैलेंस, सामंजस्य, ये हर जगह आप इस्तेमाल करेंगे। अध्यादेश का न्यायिक पुनरीक्षण से परे होना, यह भी महत्वपूर्ण चीज है। अब अगले बिंदु, न्यायिक शक्तियां जो दी गई है ये महत्वपूर्ण है। न्यायिक व्यवस्था, न्यायपालिका अलग होने के बावजूद राष्ट्रपति में ये इन शक्तियों का समावेशित होना उनके गरिमा को, उनके पद को महत्वपूर्ण बनाता है, और ये शक्तियां उन्हें क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, विलंबन, ये सब प्राप्त हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मंत्रिपरिषद का जीवन रहना, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 9वां पॉइंट पॉकेट वीटो का है, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति कर सकते हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे पे निर्णय ले सकते हैं। इस चीज को भी आप दर्शा सकते हैं राष्ट्रपति के शक्ति के संदर्भ में। पुनर्विचार के लिए भेजने की शक्ति, यह भी महत्वपूर्ण शक्ति है। तो इस प्रकार से निष्कर्ष में भी हम देखते हैं कि सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया है, और पूरी तरह से ब्रिटेन के भांति औपचारिक प्रधान नहीं है, न ही जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उसकी तरह से एब्सोल्यूट पावर दिया गया, बल्कि दोनों के बीच में है। कार्य करने का, महत्वपूर्ण निर्णय लेने की यदि आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति को बहुत सारे टूल्स मिले हुए हैं, जिसके आधार पर वो महत्वपूर्ण निर्णय भी ले सकते हैं, उसको क्रियान्वित भी करवा सकते हैं, और लोकतंत्र के प्रति संसद के प्रति जवाबदेह बनाकर मंत्रिपरिषद को भी महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। दूसरा बात है कि आप प्रश्न में एक चीज और देखेंगे कि घर के शैतान युवा सदस्य, घर के शैतान युवा सदस्य, इसका तात्पर्य क्या है? निश्चित रूप से मंत्रिपरिषद की ओर इंगित किया गया है। तो मंत्रिपरिषद हमारी संसद के प्रति उत्तरदायी है, और संसद जो है नागरिकों के वोट से, मत से बनती है। तो जो हमारी जनता की आकांक्षाएं हैं वो बदलते परिवेश में, बदलते समय के अनुसार वो बदलेंगी, वो चेंज होंगी। हो सकता है बहुत सारी चीजें हमें अति आधुनिक लगती है, जिस पर निर्णय लेना होता है, सरकार को कानून बनाने होते हैं, मंत्रिपरिषद को, कार्यपालिका को निर्णय लेने होते हैं, प्रधानमंत्री को उस पर सरकार में जवाब देना होता है। तो ऐसे बिंदुओं पर तत्काल निर्णय लेना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसमें हम सिर्फ परंपराओं के आधार पर नहीं रह सकते हैं, या सिर्फ प्रावधानों के आधार पर नहीं रह सकते हैं। तो जो कुछ त्वरित निर्णय लेने होते हैं, महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं, जनता की आकांक्षाओं पर खड़े होने होते हैं, और राष्ट्र की जो परिस्थिति है, परिदृश्य है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है, सबके संदर्भ में निर्णय लेना होता है। उस परिस्थिति में यह निर्णय महत्वपूर्ण हो जाता है कि घर के शैतान युवा सदस्य जो हम चर्चा कर रहे हैं, इनका भी निर्णय महत्वपूर्ण होता है। तो हमारा संविधान दोनों को समन्वित करता है, राष्ट्रपति पद को और जो मंत्रिपरिषद है, दोनों को समन्वित करके, समंजित करके, सामंजस्य के साथ कार्य करने की अनुमति देता है। इसी के साथ एक प्रश्न के माध्यम से बिंदुओं को किस प्रकार रखा जाता है, और आप जो आसपास में चीजें पढ़ते हैं, प्रतिदिन पढ़ते हैं, उनको बिंदुवार कैसे निकाल के रखा जाता है, इस चीजों का हम लोगों ने चर्चा की, और आगे भी हम लोग और भी चर्चा करेंगे आने वाले समय में। और मेंस के लिए आप लोग तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि मेंस महत्वपूर्ण होता है रैंक के लिए भी और सिलेक्शन के लिए भी। और पीटी की परीक्षा के बाद इंतजार किए बगैर मेंस को स्टार्ट कर देना, राइटिंग प्रैक्टिस कर देना, ये सब महत्वपूर्ण है। चलिए, तपस्या मैनेजमेंट क्लास का मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने हम लोगों को आमंत्रित किया है छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए। मैं विभेश आनंद 53 से 55 बीपीएससी से ग्रामीण विकास पदाधिकारी के रूप में चयनित हुआ था। अभी मैं कार्यरत हूं, और आप लोगों के मार्गदर्शन के लिए, आप लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूं। और डिस्क्रिप्शन में तपस्या मैनेजमेंट का जो लिंक दिया हुआ, आप और विस्तृत जानकारी ले सकते हैं, टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।